अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में। हसन लियाकत। अच्छी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान हॉकी से, और पाकिस्तान हॉकी से जो खबरों का सिलसिला था वो काफ़ी अरसे से रुका हुआ था। 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी कप का फाइनल खेलेगी पाकिस्तान की टीम, और ये एक बड़ा खुशाइंद है पाकिस्तान हॉकी के लिए। इसके अलावा आगे जाके प्रोग्राम में हम बात करेंगे आयरलैंड के हवाले से, जहाँ पे कौमी टीम डबलिन में मौजूद है और वहाँ पे कल मैच होगा पाकिस्तान और आयरलैंड का। और मोहम्मद आमिर के हवाले से भी बात करेंगे, जिनको अभी भी वीज़ा जारी नहीं हो सका, और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस पर बड़ा परेशान है। सुना है कि कुछ एहतजाज वगैरह भी हुआ, और फिर PSL के हवाले से भी आगे जाके बात करेंगे। और आमिर जमाल ने एक बड़ा पैगाम दिया है, और आमिर जमाल का पैगाम क्या कुछ है उस हवाले से बात करेंगे। और कुछ स्टैट्स हैं इमाद वसीम के CPL में, अगर उनकी बैटिंग की बात की जाए, बैटिंग के स्टैट्स भी हैं, बॉलिंग के स्टैट्स भी हैं, वो आपके सामने रखेंगे आज। और इमाद वसीम के हवाले से भी बात करेंगे। फिर मोहम्मद आमिर जो कि CPL में बहुत ही अच्छे थे, मोहम्मद आमिर के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं चलूँगा, रेहान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। हमारे साबिक ओलंपियन हैं, बड़े ज़बरदस्त अपने जो है वो हॉकी के प्लेयर थे। इसके साथ साथ हमारे साथ कराची से मौजूद हैं इमरान सिद्दीक साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। रेहान भाई, सबसे पहले आपको तो मैं समझता हूँ कि मुबारक देनी चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से हॉकी खेल भी रहे थे, फिर कोचिंग स्टाफ में भी मौजूद थे, और फाइनली हॉकी से अच्छी खबरें हमें आना शुरू हो चुकी हैं। और पाकिस्तान की टीम अभी अपना आखिरी मैच तो खेलेगी कल, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान की टीम फाइनल पहुंच चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत देर बाद कि हॉकी की तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका आया है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी जो है वो पहले ही बहुत टैलेंट है इन प्लेयर्स के अंदर, लेकिन ये मिस हैंडल हो रहे हैं प्लेयर। अभी रिसेंटली जो अभी रोलेंट ऑल्टमन का आना और एक न्यूट्रल बंदे के साथ टीम को जो फैसिलिटेट करना, चीजें करना, उसकी वजह से ये रिजल्ट आना शुरू हुआ है। और स्पेशली मैं ये कहूंगा कि पिछले वक्त में सीनियर प्लेयर्स को इन्होंने जो लीग खेल रहे थे उनको बैन कर दिया था कि जी वो नहीं खेल सकते हैं, जिसकी वजह से सारा ये सिनेरियो बन गया था। लेकिन अब ये जो सब पॉजिटिव चीजें हुई हैं, टीम में सीनियर प्लेयर्स वापस आए हैं, टीम ने परफॉर्म करना शुरू किया है, ये पाकिस्तान की नेशनल गेम के लिए बहुत अच्छा है। रेहान भाई, इसमें मैं ये भी चाहूँगा कि आप मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि आप भी कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे। फिर कल शकील भाई साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा लीग के जो प्लेयर्स हैं उनको पाकिस्तान की जानिब लाया। तो कहीं ना कहीं वो जो आपने 3-4 साल मेहनत की थी उसके भी समारात तो आ रहे हैं पाकिस्तान हॉकी के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, मैं लास्ट जो मेरा टूर था पाकिस्तान टीम के साथ वो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी थी इंडिया में, और मेरी टोटल यंग टीम थी वहां पे जो गई थी। और मेरे ख्याल से तमाम प्लेयर्स के 4-4 मैचेस के मेरे ख्याल से हुए थे, और कुछ 8 प्लेयर्स के डेब्यू थे। तो मैंने उस वक्त भी आके यही कहा था कि इस वक्त हार जीतना देखे पाकिस्तान की टीम, ये जो टीम है, ये यंग टीम जो है, इसमें बहुत टैलेंट है और ये कुछ ना कुछ कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जैसे अभी ये 2 फेडरेशन तैनात हो गई कि जी एक जगह पे शैला रजा प्रेसिडेंट थी, एक जगह पे भुगती साहब प्रेसिडेंट थे, राना मुजाहिद सेक्रेटरी के कैंडिडेट, उसके बाद हैदर हुसैन सेक्रेटरी के कैंडिडेट। तो इससे भी बड़ा मसला एक खराब हुआ कि 2 फेडरेशन का बन जाना। गवर्नमेंट ने फिर इंटरेस्ट लिया, राना मशहूद साहब बीच में आए, उन्होंने फिलहाल एक न्यूट्रल बंदे को बुला के रोलेंट ऑल्टमन को सारे इख्तियारात दिए कि आप टीम लेके जाए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो DG हैं वो साथ गए हैं, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। प्रॉब्लम इज दिस कि ये प्लेयर्स फाइनल खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी भी प्लेयर से कीपर ले लें उनका मलेशिया में, या किसी प्लेयर से भी बात कर लें, अभी तक किसी भी प्लेयर को नॉट अ सिंगल पेनी, 1 रुपया भी पे नहीं किया गया है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये बच्चे पाकिस्तान के लिए जहाद कर रहे हैं, क्या इनकी फैमिलीज नहीं है? क्या इनके घर नहीं है? इन्होंने घर कैसे चलाना है? कोई नहीं सोचता। सब ये सोचते हैं कि मैं प्रेसिडेंट की सीट पे कैसे आ जाऊं। भुगती साहब को बहुत शौक था प्रेसिडेंट की सीट पे बैठने का, लेकिन प्रेसिडेंट का काम क्या है कि फंड जनरेट करना। अगर आप फंड जनरेट नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस सीट के अहल नहीं है। आप बच्चों को फैसिलिटेट करें, उनको पैसे दें। आपकी टीम फाइनल पहुंच गई है, लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई कहीं से कि इन बच्चों के लिए हम इतने पैसे देते हैं, इनको ना दें वो जो नामी रकम है। आप इनके डेली अलाउंस ही दे दें जो इनके डेली अलाउंसेस बनते हैं। ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे बात है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है रेहान भाई, और मैं थोड़ा सा इमरान को भी गुफ्तगू में शामिल करूंगा। इमरान, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह भट्ट साहब ने बताया, देखें ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, स्पोर्ट्स को हम कवर करते हैं कि 2-2 फेडरेशन, 2-2 कैंप, उसके बावजूद भी टीम आपकी वहाँ पे जाके परफॉर्म कर रही है। लेकिन क्वाइट अलार्मिंग कि अभी तक बच्चों को पैसे नहीं मिल रहे। और रेहान भट्ट साहब जिस तरह कह रहे हैं, अगर पैसे नहीं देने तो उनको डेली अलाउंस तो दे दें, कम से कम उनका हौसला बढ़ जाए। बिल्कुल। देखें, अभी 2 चीजें हैं हमारे सामने। अभी कुछ दिन पहले
मोहसिन नकवी पाकिस्तान टीम से मिले और पाकिस्तान टीम अभी वर्ल्ड कप के लिए रवाना भी नहीं हुई है और $1 लाख का ऐलान कर दिया गया है कि अगर ये वर्ल्ड कप जीतती है तो हम इसको देंगे। दूसरी जानिब एक टीम आपकी फाइनल में पहुंच गई है जो कि आपका कौमी खेल है और उसके हवाले से बिल्कुल ये रेहान भट्ट साहब ने ठीक कहा कि तशवीशनाक बात है। देखिए आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी, ये हमारे लड़के 13 साल बाद फाइनल में पहुंचे हैं, बहुत अर्से बाद हमें कोई हॉकी से अच्छी खबर सुनने को मिली है। तो अगर आपको अपना हॉकी रिवाइव करना है तो पहले तो हमारी ये उम्मीद है, हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की ये टीम अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीते। अगर नहीं भी जीतते हैं तो आपको इनको लड़कों को, इन खिलाड़ियों को प्रेज करना पड़ेगा, इनको माली मदद करनी पड़ेगी, इनके लिए इनामात देने पड़ेंगे, तब जाके जो नीचे से जो टैलेंट आएगा उसकी भी हौसला अफजाई होगी और ये जो खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं इनकी भी हौसला अफजाई होगी। देखें आप ग्राउंड में अगर आप हो या मैं हूं या किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखने वाले स्पोर्ट्समैन हो या फिर जर्नलिस्ट हो, जब उसके जहन में ही माशी मुश्किलात होंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो अपना 100% नहीं दे सकेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि इनके लिए जॉब क्रिएट हो, इनके लिए जो है वो इनामात का ऐलान किया जाए, तब जाके आपकी हॉकी जो है वो रिवाइव हो सकती है। अब देखें इंडिया के हॉकी प्लेयर्स की अगर हम बात करें वो कितने अर्न करते हैं सालाना, ऑस्ट्रेलिया के हॉकी प्लेयर्स की बात करें या फिर न्यूजीलैंड के या इवन जापान के या कोरिया के जो प्लेयर्स हैं, इनकी आप अर्निंग इंटरनेट पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं और पाकिस्तान हॉकी टीम की अर्निंग आप देख सकते हैं कि कितनी है। तो ह्यूज डिफरेंस है। तो फिर आपको ये बड़ा डिफरेंस जो है ना ग्राउंड में नजर आता है। अभी तो खैर नजर नहीं आ रहा क्योंकि एक अच्छा परफॉर्म कर रही है पाकिस्तान की टीम, तैयारी करके गई है, अच्छी तैयारी हुई है, गुड लक फाइनल के लिए भी उनको। लेकिन ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप बात करते हैं कि जी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इतने पैसे देता है, भारतीय बोर्ड इतने पैसे देता है, तो हम सालाना क्रिकेटर्स के पैसे भी बढ़ाते हैं। अच्छा इमरान, मैं तो समझता हूँ कि जहां पे हमारी टीम पहुंच चुकी है ना अजलान शाह हॉकी के फाइनल में, मेरा ख्याल है वो भी काफ़ी इनफ है। रेहान भट्ट साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि मुझे याद है आप वापडा की जानिब से खेलते थे, डिपार्टमेंट जो है वो हॉकी उस वक्त थी, शकील अवाइस साहब हो गए या इमरान भट्ट साहब हो गए, वो भी इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की टीम से खेलते थे। तो ये डिपार्टमेंट बहाल होना कितना ज़रूरी है हॉकी के लिए, और साथ साथ जो कमर्शियल आस्पेक्ट है, किसी तरह इसकी लीग हो जाए या फिर इसको कम से कम टेलीवाइज कर दिया जाए। अभी जो मैं आपको बताऊं कि हमें तो फिर कहीं ना कहीं से विजुअल्स मिल जाते हैं, लेकिन अजलान शाह कप कहां पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, कोई पता नहीं, और अब फाइनल जाके एक हमारा स्पोर्ट्स चैनल दिखाएगा, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। जहां तक आपने जॉब्स की बात की है, कुछ डिपार्टमेंट्स अभी भी स्टाइपेंड पे लड़के रखते हैं, बट वो एक आर्जी दौर की नौकरी है। वो कभी भी आप उन बच्चों को निकाल सकते हैं। वो स्क्वेयर नहीं है कि वो कहें कि जी हमारे पास एक कंफर्म जॉब है। दूसरी बात, अगर आप बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि डिपार्टमेंट नहीं नौकरी देती या डिपार्टमेंट नहीं बच्चों को रखता, तो आप एक ऐसा सालाना लीग का एक स्ट्रक्चर बना दें कि जिसमें हर प्लेयर, छोटे से छोटा प्लेयर भी साल का 20 से 22 लाख 25 लाख रुपया उसको वो कमा सके उस लीग से। तो फिर आपको डिपार्टमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं तो वो भी साल में इतने ही पैसे जो है वो देता है, और साथ वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले। और अल्लाह करे कि ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है या पाकिस्तान को जो भी ऑन कर रहा है हॉकी में, वो इन बच्चों का जो इनका हक है, जो खून पसीने की कमाई है, इनके डेली अलाउंस इनको मिल जाए, तब भी हॉकी प्लेयर जो है फ्लरिश कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि हम फोन पे या हम बीपर्स पे ये बात कर करके अब थक चुके हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। असल में करेंगे वो लोग जिनको इसमें इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट तो बेसिकली किसी और चीज में है इन फेडरेशन का। वो कहते हैं कि हम किसी तरह प्रेसिडेंट की कुर्सी या सेक्रेटरी की कुर्सी पे पहले बैठ जाएं, उसके बाद देखेंगे क्या करना। उसके बाद भी होता कुछ नहीं है। अब ये वक्त आ गया है, ये टाइम है, और मैं आपको, ये अलार्मिंग टाइम है, और मैं आपको ये हकीकत बात बता रहा हूँ कि आने वाले वक्त में यही प्लेयर इनके सामने खड़े हो जाएंगे कि हम नहीं खेलते हैं, हमें जब तक हमारे पैसे ना दिए जाए। तो इस वक्त से बचें, और जो काम है, जो 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 कर सकते हैं आप, वो तो उन प्लेयर्स के लिए करें। बिल्कुल ऐसी है। इमरान, आपकी तरफ आऊँगा। हॉकी की अगर बात की जाए तो कमर्शियल आस्पेक्ट अगर इसमें इन्वॉल्व किया जाए, जिस तरह हमारी PSL है, इतनी कमर्शियल लीग है, चाहे आप उसको दुनिया के नंबर 1 लीग कह दें, 2 कह दें, या टॉप 10 में तो वो आती है। इस तरह अगर हॉकी की बात की जाए तो सर 60 मिनट की गेम है, मतलब 1 घंटे में आपको सारा जो है ना कटा चटा कुल के सामने आ जाता है मैच का, और इसमें सिर्फ मेरा ख्याल है बदनीयती कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अगर अच्छी नीयत हो, अच्छी मैनेजमेंट हो, ऐसे लोगों को लाया जाए जो कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें, तो हॉकी अभी भी पाकिस्तान में दमखम मौजूद है। और 4 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीते हुए, इतने वर्ल्ड कप तो हमने मेरे ख्याल है क्रिकेट में नहीं जीते।
देखें, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अगर आपको प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व करना है, आपको बिजनेसमैन अगर इस खेल में इन्वॉल्व करने हैं, तो फिर प्राइवेट सेक्टर जब ही आता है जब किसी खिलाड़ी की या किसी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो। देखिए, वो तो अपने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। अगर एक टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो प्राइवेट सेक्टर कभी भी नहीं आएगा। मेरे ख्याल में पहला कदम यहाँ पे गवर्नमेंट को ही उठाना चाहिए, क्योंकि कौमी खेल है हमारा, और कौमी खेल है, फेडरेशन है, हुकूमत के अंडर में आती है, तो पहला कदम तो हुकूमत को उठाना होगा। और जब हुकूमत कदम उठाएगी तो इनकी परफॉर्मेंस में जाहिर सी बात है, जब इनकी प्रॉब्लम्स हल होंगी, इनकी जो माशी मुश्किलात जो है वो हल होंगी, तो फिर इनका जो फोकस है वो ट्रेनिंग पे जाएगा, इनका फोकस मैचेस पे जाएगा, तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है फिर प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होगा, जो कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट से ज्यादा जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर जब किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आप डिपेंडेंट नहीं रहते किसी चीज के ऊपर, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, ऐसे। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम बल्कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कहता हूँ इमरान, जिस तरह टैक्स देता है ना, उसी तरह हम दुआ करेंगे कि हॉकी भी टैक्स दे और कुछ मामलात बने। रेहान भट्ट साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा। अब फाइनल आपके सामने है, फाइनल होगा इतवार को। क्या देख रहे हैं पाकिस्तान फाइनल में कैसा परफॉर्म करेगा? जापान के साथ पहले तो 1-1 से मैच बराबर हो गया था, फाइनल में क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मैं सिर्फ एक बात करूंगा, जितना अभी तक मैंने जितने मैचेस देखे हैं पाकिस्तान टीम के, टेक्निकली एक चीज पे पाकिस्तान को फाइनल में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की डिफेंस जो है वो इतनी स्टेबल नहीं है। क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम जो भी मैच खेली है, अगर मलेशिया से जीती है तो 5 गोल किए हैं तो 4 खा भी लिए हैं। तो इसी तरह अगर आप बात करते हैं कनाडा से जीते हैं, अगर 5 किए हैं तो 4 खा भी लिए हैं। ये एक अलार्मिंग साइन है कि हमें अपने डिफेंस लाइन के ऊपर काम करना पड़ेगा कि हम गोल कंसीड ना करें इतने, क्योंकि किसी भी अच्छे मैच में अगर आपकी फॉरवर्ड लाइन आपको 2 से 3 गोल दे देती है तो वो इनफ होते हैं फाइनल के कैटेगरी के हिसाब से। तो पाकिस्तान टीम को बेसिकली डिफेंसिव स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा फाइनल में, और मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह ताला कि ये पूरी तैयारी करके आएंगे और जापान को ये फाइनल जीतेंगे। मतलब भट्ट साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि फॉरवर्ड तो हमारे ठीक है, लेकिन डिफेंस के ऊपर काम करना होगा, और डिफेंस अगर हमारा कमजोर होगा तो गोल लीक होते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक ओलंपियन और ख़वातीन पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। इमरान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ गपशप करेंगे दौरा आयरलैंड के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब बात करेंगे हम दौरे आयरलैंड के हवाले से, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि हम जो स्टैट्स हैं आपके सामने जो है वो शो करें। आज हमने CPL के हवाले से इमाद वसीम के कुछ स्टैट्स निकालें कि इमाद वसीम की CPL में क्या परफॉर्मेंस थी जी, क्योंकि कैरेबियन में आपको पता है कि वर्ल्ड कप है। इमाद वसीम ये CPL के बॉलिंग के उनके स्टैट्स हैं। 11 मैचेस में 38 ओवर किए उन्होंने, 14 विकेट्स लिए, 19 की एवरेज है। इकॉनमी इनकी 7.16 की है। अगर इनसे बॉल ओपन करवाया जाए तो ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। और बैटिंग की अगर बात की जाए तो इमाद वसीम ने बैटिंग में 11 मैचेस में की 10 इनिंग्स में 313 रन बनाए और 40 की ऑलमोस्ट इनकी एवरेज है विद स्ट्राइक रेट ऑफ 130। सो ये काफ़ी ज़्यादा हमें काम आ सकते हैं। इमरान, आपको एक दफ़ा फिर गुफ्तगू में शामिल करेंगे। स्टैट्स तो हमने बता दिए, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि दौरा आयरलैंड में अब किस तरह की टीम होगी? एक तो बहुत बड़ा दचका है कि आमिर को अभी तक वीज़ा नहीं मिला, लेकिन क्या समझते हैं अब टीम की फॉर्मेशन क्या होगी? और सीरीज तो काफ़ी मुश्किल लग रही है मुझे। देखिए, बाबर आजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रवानगी से पहले, उसमें उन्होंने वाजे कर दिया था कि अब रोटेशन पॉलिसी का कोई चांस नहीं है। अब तकरीबन वही टीम खेला करेगी जो कि 7 मैचेस अभी हमारे बाकी हैं वर्ल्ड कप से पहले, जो वर्ल्ड कप में खेलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, मोहम्मद आमिर क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे बाद वापस भी आए हैं, उनको मुकम्मल तौर पे रिदम में आने के लिए मैचेस भी चाहिए। आपको पता होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी पूरे मैचेस जो हैं वो उनको नहीं मिले, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था इनके लिए कि आयरलैंड की टीम के खिलाफ वो खेलते, इंग्लैंड के खिलाफ 2-3 मैचेस खेलते, ताकि मुकम्मल तौर पे वो रिदम में आ जाते और वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में अगर उनको शामिल करना था तो उस हवाले से फैसला हो जाता। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि आयरलैंड से उनको वीजा जो है वो अभी तक नहीं मिला है। और अभी तक ये खबरें हमारे सामने सुबह भी आई थी कि आज अगर मोहम्मद आमिर को वीजा नहीं मिलता है तो फिर उनकी आयरलैंड रवानगी जो है वो मौखर हो जाएगी और फिर वो डायरेक्ट
इंग्लैंड में टीम को जो है वो इमरान, इस हवाले से कुछ तो ये ऐसी भी खबरें हैं कि कुछ शायद उन्होंने इंग्लैंड में इमिग्रेशन अप्लाई की है, कुछ स्पाउस वीज़ा है, इस वजह से भी चीज़ें डिले हैं। नहीं, इंग्लैंड का वीजा तो उनका ऑलरेडी लगा हुआ है मेरे ख्याल है। लेकिन और शायद कोई इंग्लैंड पक्की, वो एक तो होता है ना रेजिडेंट से पासपोर्ट वाली साइड पे जाना, कुछ इस तरह की शायद कोई मामला चल रहे हो। बिल्कुल, ये मामला तो उनके काफी अर्से से चल रहे हैं और वो अब कुछ अर्से बाद बरतानिया के, इंग्लैंड के जो है वो सिटीजन भी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी वाइफ वगैरह वहीं से है। तो इंग्लैंड का वीजा तो उनका मसला नहीं है। अमेरिका का वीजा भी आपको पता होगा, इस्लामाबाद में तमाम जब खिलाड़ी वहां पहुंचे थे तो जो खिलाड़ी वहां पर थे उन सबका वीजा जो है वो लग जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन हैरानगी की बात है कि आयरलैंड की सीरीज, जो एक छोटी सीरीज है, उसमें पाकिस्तान टीम के एक अहम खिलाड़ी को वीजा जो है वो नहीं मिला। अब मेरा ख्याल है कि ये चांस है, अगर मैंने देखा है प्रैक्टिस में हारिस रऊफ फुल रिदम में बॉलिंग तो नहीं करा रहे, लेकिन बॉलिंग उन्होंने शुरू कर दी है। तो ये एक मौका है, अगर हारिस रऊफ खेलते हैं तो परफॉर्म करने का। एक टफ कंपटीशन जरूर है, क्योंकि नसीम शाह भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, आमिर भी हैं, फिर उसके साथ हारिस रऊफ है। तो इनमें से कोई 3 ही फास्ट बॉलर खेलने हैं। तो अगर हमारे पास चारों अवेलेबल होते तो टेस्ट हो जाते इन कंडीशंस में, और फिर पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 या जो 12-13 खिलाड़ी हैं उनको चूज करना आसान हो जाता। इमरान, आपकी खबरें क्या कहती हैं? क्या कल के मैच में हम मोहम्मद रिजवान को और हारिस रऊफ को प्लेइंग 11 में खेलते हुए देखेंगे, या फिर मोहम्मद रिजवान की जगह उस्मान ही विकेट कीपिंग करेंगे और हारिस की जगह अब्बास आफरीदी ही बॉलिंग करवाएंगे? देखिए, उसको रिजवान को तो बाबर आजम ने फिर डिक्लेयर किया था उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन हारिस रऊफ का उन्होंने जरूर कहा था कि वो मुकम्मल तौर पे अभी रिजर्व में नहीं है, वो आ जाएंगे। मेरा ख्याल है हारिस रऊफ शायद प्लेइंग 11 में ना हो। अब्बास, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी आपके 3 फास्ट बॉलर हो सकते हैं। और अगर रिजवान टीम में खेलते हैं तो फिर पाकिस्तान टीम के लिए एक सिलेक्शन जो है वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फखर भी है आपके पास, उस्मान भी है, साइम है, बाबर है, रिजवान है। तो ये 5 टॉप ऑर्डर के आपके पास बैट्समैन है। इसमें से आपने 4 खिलाने पे नीचे इफ्तिखार और आजम आ जाते हैं। इफ्तिखार की भी अभी तक मेरे तो समझ नहीं आई उनकी सिलेक्शन, क्योंकि 59 T20 इंटरनेशनल मैचेस वो पाकिस्तान की जानिब से खेल चुके हैं। अभी तक 4 50 उन्होंने स्कोर किए, जिसमें से 3 जो है वो उसमें पाकिस्तान हारा है। सिर्फ एक 50 उनकी 59 मैचेस में ऐसी है जिसमें पाकिस्तान टीम को कामयाबी मिली है। तो अब मुश्किल फैसले हैं, लेकिन वही बात है कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम की अभी तक कॉम्बिनेशन फाइनल नहीं है। तो आपने इफ्तिखार की बात छेड़ दी, तो सच्ची बात तो यह है कि इफ्तिखार से ज्यादा इम्पैक्टफुल इनिंग्स शादाब खान खेल देते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से शादाब खान पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद के लिए आके टॉप ऑर्डर में रन करते हैं, अगर उसी तरह शादाब खान पाकिस्तान टीम में भी, लेकिन बात यह है कि शादाब खान इस्लामाबाद में कंसिस्टेंटली ऊपर आते हैं। पाकिस्तान टीम में उनको हर 5-6 मैचेस के बाद ही शायद कोई ऐसा मौका मिलता है कि वो ऊपर आते हैं। और इसमें हम एक पहलू ये भी भूल रहे हैं कि आगा सलमान को भी टीम में शामिल किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार अहमद के लिए भी अब टफ कंपटीशन है, क्योंकि उनके पीछे भी एक खिलाड़ी आ गया है जो कि अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर आगा सलमान भी खेल सकते हैं। आजम या उस्मान की बात करें या रिजवान की बात करें तो ये तीनों विकेट कीपर हैं। इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई 2 ही खेल सकते हैं। तो एक हेल्दी कंपटीशन भी है, खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मौका भी है कि परफॉर्म करें और अपनी जगह जो है वो पक्की करें। अच्छा, क्या समझते हैं उस्मान खान या फिर फखर जमान, किसको चूज किया जाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि उस्मान खान को तो न्यूजीलैंड के खिलाफ पक्का जो है ना, उनको स्लॉट्स उनकी बदलती रही, लेकिन टीम के साथ रखा गया। फखर जमान को पहले बाहर थे, उसके बाद उनको टीम में लाया गया। अब आयरलैंड में आप क्या देख रहे हैं कि हम फखर जमान के साथ जा रहे हैं या फिर उस्मान खान के साथ? देखिए, इन जनरल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो एनी डे फखर जमान को पिक करूंगा, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर है। जिस दिन वो खड़े होते हैं मैच एक साइड पे कर देते हैं। लेकिन उस्मान खान का डिसीजन इतना बड़ा था पाकिस्तान के लिए कि अगर हम उनको पूरा मौका नहीं देंगे तो ये उनके साथ भी ज्यादती होगी। देखें, उन्होंने यूएई के कॉन्ट्रैक्ट छोड़े अपने लिए और पाकिस्तान के लिए अपनी दस्तयाबी जो है वो जाहिर की। तो हमें एटलीस्ट उनको वर्ल्ड कप तक पूरा मौका देना चाहिए, ताकि अगर वो अपने आप को प्रूव ना कर सकें तो फिर इस हवाले से कोई फैसला हो। लेकिन अगर हम 3-4 मैचेस पर फैसला करेंगे तो ये उस्मान खान के साथ भी ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि काफी बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी है। अब फखर जमान का यहाँ पर केस जो है वो मुझे लगता है कि वो जरूरी भी है पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि 4 नंबर तक आपकी बैटिंग जो है वो स्लॉट पूरी है, फिर दूसरी तरफ फखर जमान आप ड्रॉप नहीं कर सकते। तो ये बड़े मुश्किल फैसले हैं पाकिस्तान टीम के लिए। साइम अयूब पे भी क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं अब तो,
क्योंकि 12-13 इनिंग्स आई थिंक उनकी हो चुकी है, 849 है उनका और एक 240 है उनकी, अभी तक 150 भी नहीं है। तो ये एक उनके लिए जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज थी, होम कंडीशन थी, हमारी आसान कंडीशन थी, रन बन रहे थे, एक जबरदस्त मौका था उनके पास। हालांकि उनको 2-3 मरतबा स्टार्ट भी मिले, अच्छे उन्होंने स्टार्ट दिए, 30 किए 15 गेंदों पर, लेकिन उसको बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी खुद शाहिद अयूब के लिए भी कि वो उसमें परफॉर्म करें, वरना इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होगी कि वर्ल्ड कप में या इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में आपको वही पुराने दो ओपनर नजर आए जो कि बाबर और रिजवान की सूरत में पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगा आमिर जमाल के हवाले से। आमिर जमाल ने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर की और उसमें लिखा कि जिस तरह की चीज़ें हमेशा नज़र आती हैं उस तरह की चीज़ें नहीं होती और पहली ज़ाहिरी शक्ल बहुत से लोगों को धोखा दे देती है। इसके ऊपर बाबर आजम की जो फ़ैन बेस है उसकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इजहार भी किया गया और आपको पता है बड़ी टॉक्सिक फ़ैन बेस है, गालियाँ भी आमिर जमाल को मिल रही हैं। तो ये क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए मुझे तो मैंने वो पोस्ट देखी नहीं है, लेकिन बाबर आजम की जहाँ तक आपने बात की, इससे तो मैं सर्टन हूँ कि उनकी जो फैंस हैं वो काफ़ी मतलब टॉक्सिक हो जाते हैं, लिहाज नहीं करते किसी भी चीज़ का, चाहे वो हम इमाद के मामले में देखें, चाहे आमिर के मामले में देखें, चाहे वो अभी जो एक एक्टर्स का मामला सामने आया था उनकी किसी पोस्ट के ऊपर, उसके मामले में देखें। तो मेरा ख्याल है कुछ तो उनके फैंस हैं और कुछ आपको पता है कि अकाउंट्स कहाँ से ऑपरेट होते हैं, कहाँ से चलते हैं, ये भी एक मामला जरूर है इसके अंदर। तो आमिर जमाल का इशारा किस तरफ है इस बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी उस्मान कादिर, आपने आमिर जमाल की बात की, अभी मैं एक उस्मान कादिर का भी इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी काफ़ी गिला करते हुए हमें नज़र आ रहे थे पाकिस्तान टीम से, कप्तान से, मैनेजमेंट से, कि उनको किस तरह से टीम से बाहर रखा गया, बाबर आजम से दोस्ती का उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये खिलाड़ी खुद को एक्सप्रेस कर देते हैं। देखें, एक तो ये खुद उनके करियर पे भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर हम पुराने खिलाड़ियों की बात करें, चाहे उसमें अहमद शहजाद हो, चाहे सरफराज अहमद हो, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, उनके साथ ज्यादती हुई लेकिन वो चुप रहे, कभी सोशल मीडिया पे उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। अब अगर आप आज के खिलाड़ी देखेंगे, चाहे उसमें मोहम्मद हारिस हो, चाहे आमिर जमाल हो, चाहे शाहनवाज दानी हो, हर कोई एक्सप्रेस करता है और हर कोई एक्सप्रेस करके अपने जो खदशात हैं उनको बताता है। इमरान सिद्दीक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच इमरान, आप रहे और दौरा आयरलैंड के हवाले से बात की। ख़वातीन और ज़ात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।